नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन बैंक लिमिटेड स्टॉक पर। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक में आज हमें 27% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और यहां तक कि स्टॉक में कल भी हमें गिरावट देखने को मिली थी और स्टॉक में अगर हम देखें तो कई दिन से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट के पीछे हमें क्या कहानी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, एक बड़ी अपडेट हमें इस स्टॉक से देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी की सीईओ की तरफ से तो उनका भी हमें इस गिरावट के चलते बड़ा स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। और बात करें एनालिस्ट या एक्सपर्ट तो उनकी भी इस स्टॉक पर हमें राय आती हुई देखने को मिल रही है। और बात करें स्टॉक में तो इसके गिरावट के पीछे एक बड़ी कहानी हमें देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की लेंथ जरूर थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको इस वीडियो में इंडसइंड बैंक के बारे में अच्छी तरह से पता चल पाएगा कि आपको स्टॉक पे क्या करना चाहिए। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से पता चल पाएगा कि यह कहानी हमें कब से शुरू होती हुई देखने को मिल रही है और यह कहां तक आपको चलती हुई देखने को मिल सकती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा 5 दिन में यह स्टॉक 34% गिर चुका है। अगर आप एक महीने में देखेंगे तो स्टॉक लगभग 37.5% गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। 6 महीने में आप देखेंगे तो लगभग 54% की गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर टिल डेट से भी आप देखेंगे तो 32% गिर चुका है और एक साल में आप देखेंगे तो स्टॉक 57.5% तक हमें लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें 52 वीक हाई की तो आप देखिएगा 1576 या मोटा मोटा आप देखें तो 1600 रुपए के आसपास का यह स्टॉक आज 656 रुपए 80 पैसे पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में हो सकता है काफी सारे मेरे फ्रेंड्स इस स्टॉक में गिरावट के चलते स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का भी मन बना रहे हो, तो मैं उनको यही बताना चाहूंगा, पहले आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिल रही है इसके पीछे कारणों को जान लीजिएगा। उसी के बाद इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लीजिएगा। बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स की तरफ से भी हमें एक बड़ा स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, काफी कुछ इस वीडियो में आप स्टॉक में गिरावट के पीछे जानने वाले तो बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें इस प्रॉब्लम की कि इस प्रॉब्लम की शुरुआत हमें कब होती हुई देखने को मिली थी, तो इसके बारे में पहले आपको बताना चाहूंगा तो आपको अच्छी तरह से पता चल पाएगा कि इंडियन बैंक स्टॉक में गिरावट के पीछे हमें क्या कारण देखने को मिल रहे हैं। इंडियन बैंक की बात करें तो शेयर में इस आई गिरावट की बात करें तो इससे निवेशक हमें हैरान होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक इंडियन बैंक को इंडिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बैंकों में से एक माना जा रहा था। कुछ तिमाही पहले तक तिमाही दर और साल दर साल के आधार पर इस बैंक का जो वित्तीय प्रदर्शन था यह शानदार होता था और निवेशक भी इस बैंक के स्टॉक पर हमें फिदा देखने को मिलते थे। लेकिन पिछले साल माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को दिए गए लोन पर इंडियन बैंक को एक बड़े नुकसान की खबर आने के बाद इसकी तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। इस बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से लेकर के मैनेजमेंट के कामकाज के तरीकों पर भी सवाल उठने शुरू हो गए और इसका असर शेयर पर दिख रहा है और स्टॉक की कीमतें हमें गिरती हुई देखने को मिल रही हैं। तो बात करें इस प्रॉब्लम की तो इसकी शुरुआत हमें काफी समय पहले होती हुई देखने को मिलती है। बात करें पिछले साल तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को दिए लोन पर इंडियन बैंक को बड़े नुकसान की खबर देखने को मिल रही है और इसके बाद ही हमें इस शेयर में बात करें तो कंपनी की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इसके मैनेजमेंट पर भी सवाल उठते हुए देखने को मिलते हैं और उसी के चलते इस स्टॉक पर हमें यह गिरावट देखने को मिल रही है। अब इंडियन बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में लैप्सेज की खबर हमें आती हुई देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है कि लैप्सेज करीब 1530 करोड़ रुपए के बताए जा रहे हैं और इस लैप्सेज की वजह से इंडियन बैंक के नेटवर्थ में लगभग 2.35% की कमी आने का अनुमान है। इंडियन बैंक ने 10 मार्च को स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद स्टॉक एक्सचेंजों को इस बारे में बताया और उसने कहा कि उसके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में मिसमैच का पता चलता है और तब यह अंदाजा नहीं था कि यह मिसमैच कितना बड़ा है। लेकिन बैंक ने खुद कहा है कि आंतरिक जांच से पता चला है कि इस मैच के चलते दिसंबर 2024 में उसके नेटवर्थ पर 2.5% का असर पड़ा है। तो बात करें इनके लैप्सेज की तो यह 1530 करोड़ रुपए के बताए जा रहे हैं। या बात करें तो इनकी जो मिसमैच अमाउंट है यह एक काफी बड़ी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इंडियन बैंक की जो नेटवर्थ है उसका यह 2.35% हमें देखने को मिलता है, जो कि कहा जा सकता है कि कोई अच्छी खबर हमें इंडियन बैंक के लैप्सेज से देखने को नहीं मिल रही है। बात करें इस मामले की तो हमें जांच भी होती हुई देखने को मिल रही है। अब इंडियन बैंक ने मामले की जांच के लिए एक बाहरी एजेंसी को नियुक्त कर दिया है और सूत्रों के मुताबिक बैंक ने पीडब्ल्यूसी को मामले की स्वतंत्र जांच करने को कहा है और पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट 2 से 3 हफ्ते में आ सकती है। इसके बाद पता चलेगा कि बैंक की जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है इसमें मिसमैच का यह पूरा मामला कितना बड़ा है और सवाल है कि यह क्या मामला उतना ही बड़ा है जितना कि
दावा इंडियन बैंक ने अपनी आंतरिक जांच के आधार पर बताया है। अगर मिसमैच 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ तो इंडियन बैंक को बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है और इसकी वजह से बैंक के मैनेजमेंट ने कहा है कि 1500 करोड़ रुपए के लॉस को बर्दाश्त करने के लिए उसके पास पर्याप्त रिजर्व है। तो फ्रेंड्स बात करें तो अभी यह 2 से 3 हफ्ते में हमें PwC की रिपोर्ट आती हुई देखने को मिलेगी और उसी में पता चल पाएगा कि डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में जो है मिसमैच का मामला है यह इतना ही है जितना कि इंडियन बैंक ने अपनी जांच में पाया या इससे बड़ा आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में 2 से 3 हफ्ते में इस रिपोर्ट के बाद और इसके बारे में अच्छी तरह से पता चल पाएगा कि मिसमैच अमाउंट 1500 करोड़ रुपए है या इससे ज्यादा देखने को मिल सकती है। करेंसी डेरिवेटिव ट्रेड्स की बात करें तो यह 5 से 7 साल पुराने बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में लेवरेज का यह मामला है यह फॉरेक्स डेरिवेटिव से जुड़ा है और यह करेंसी डेरिवेटिव ट्रेड्स मार्च 2024 के पहले के 5 से 7 सालों के दौरान के हैं। उसके बाद बैंक ने इस ट्रेड को बंद भी कर दिया। दरअसल बैंक ने 3 से 5 साल की जो येन और 8 से 10 साल के डॉलर बॉर्डिंग के कम लिक्विडिटी वाले सौदे किए थे और यह मार्केट टू मार्केट की जगह स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के देखने को मिले थे। और बात करें इस डेरिवेटिव ट्रेडिंग की तो यह आरबीआई के हस्तक्षेप के बाद हमें रुकती हुई देखने को मिली थी। यह भी बताया जाता है कि डेरिवेटिव और स्वैप ट्रांजैक्शन को बैंक ने आरबीआई के कहने के बाद रोक दिया था और आरबीआई ने बैंक को 1 अप्रैल 2024 को इंटरनल ट्रेड और हेजिंग रोकने को कहा था और सूत्रों का यह भी कहना है कि बैंक की आंतरिक कमेटी ने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर करीब 2100 करोड़ रुपए के लॉस की जानकारी दी है। टैक्स के बाद यह अमाउंट करीब 1580 करोड़ रुपए आता है और इसे बैंक की नेटवर्थ पर 2.30% का असर पड़ सकता है। तो यह कोई अच्छी खबर हमें इंडियन बैंक से देखने को नहीं मिल रही है। अब बात करें इंडियन बैंक स्टॉक में गिरावट के बाद तो प्रोमोटर्स की तरफ से हमें क्या खबर आती हुई देखने को मिल रही है, उसके बाद जो एक्सपर्ट या एनालिस्ट है उनकी भी राय हम इस स्टॉक से देखेंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम प्रोमोटर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या हमें इनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट जारी होता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर्स अशोक हिंदुजा ने CNBC आवाज के साथ एक खास बातचीत में बताया कि मामले को लेकर के जानकारी इन्हें अभी मिली है और इंडियन बैंक इस समस्या से बाहर निकल जाएगा। तो बात करें इंडियन बैंक के प्रमोटर्स अशोक हिंदुजा की तो इन्होंने यह बताया कि इन्हें मामले की जानकारी इससे पहले नहीं थी और इन्हें जानकारी अभी मिली है और इन्होंने बताया कि इंडियन बैंक इस समस्या से बाहर निकल जाएगा। शेयरधारकों से धैर्य बनाने रखने की अपील की है और उनका कहना है कि बैंक कारोबार भरोसे पर टिका है और बैंक के सिस्टम और मैनेजमेंट बेहतर है। और दूसरे प्रमोटर सुभाष हिंदुजा हैं, इनका कहना है कि बैंक पूरी तरह से मजबूत है और अगर जरूरत पड़ी तो प्रमोटर नई पूंजी देने को भी तैयार है। बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से सुरक्षित है और पूंजी जुटाने की जरूरत पड़ी तो प्रमोटर पूरी तरह से तैयार है और बैंक की पूंजी पर्याप्त यानी कि जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है यह 15% से अधिक है जो इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर है और निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक के पास इस समस्या को हल करने की पूरी क्षमता है और बैंक की जो बोर्ड और मैनेजमेंट है इसे प्रभावी ढंग से संभालने में भी सक्षम है। तो हमें प्रमोटर्स की तरफ से यह स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। अशोक हिंदुजा आगे कहते हैं कि मामले को मैनेजमेंट अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है और बैंक का जो मैनेजमेंट है यह पारदर्शी है। बैंक कई तरह के कारोबार करता है, माइक्रो फाइनेंस कारोबार उसमें से एक है और मैनेजमेंट ने खामी को उजागर कर बताया कि पहले जानकारी नहीं देने की चिंता समझता हूं। मामले पर बैंक मैनेजमेंट मीडिया को सफाई देगा और बैंक के CEO मामले को स्पष्टता से रख सकते हैं और प्रमोटर्स के तौर पर बैंक को पूरा सपोर्ट दिया। आरबीआई की मंजूरी के बाद बैंक में हिस्सा बढ़ाएंगे और बैंक का जो कैपिटल एडुकेसी है यह 15% से ऊपर है और आरबीआई की मंजूरी के बाद बैंक में यह अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे और गिरवी शेयरों पर अभी कोई मार्जिन कॉल इनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आपको प्रमोटर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट है इसके बारे में पता चल गया होगा। अब बात करें इंडियन बैंक पर जो एक्सपर्ट या एनालिस्ट है इनकी राय हमें क्या देखने को मिल रही है। तो इस पर कवरेज करने वाले भी हमें काफी सारे एनालिस्ट देखने को मिलते हैं। इंडियन बैंक पर कवरेज करने वाले जो अधिक एनालिस्ट है यह इसे डाउनग्रेड रेटिंग दिए हैं और स्टॉक पर अपने टारगेट प्राइस में कटौती करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंडियन बैंक ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजों को सूचित किया था कि उसने अपनी डिटेल इंटरनल प्रोसेस रिव्यू के दौरान विसंगतियां देखी जो कि आपको बता चुका हूं जो कि उसके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो या विदेशी मुद्रा जमा या उधार को हेज करने के लिए ली गई आंतरिक स्थिति से संबंधित है। बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष से पहले 9 महीने के दौरान उसकी नेटवर्थ पर लगभग 2.35% का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इन्हीं निष्कर्षों के कारण मार्च तिमाही के दौरान के बाद 15,800 करोड़ रुपए के नुकसान उठाने की योजना। अब बात करें एनालिस्ट की कि इस गिरावट के बाद एनालिस्ट ने स्टॉक के क्या टारगेट प्राइस बताएं और एनालिस्ट का क्या कहना है।
वैसे तो अगर बात करें वैश्विक ब्रोकरेज फर्म सिटी की, तो इन्होंने इंसन बैंक पर अभी भी अपनी बाय की कॉल या रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन इसने अपने टारगेट प्राइस को पहले यानी कि जो कि 1378 रुपए दे रखे थे उसको घटा करके 1160 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज ने कहा है कि हालिया जो घटनाक्रम है इन्होंने जोखिम की धारणा को बढ़ा दिया है और प्रकट उधार लागत को भी प्रभावित किया है, और मैक्वेरी ने भी इंसन बैंक पर अपनी खरीदने की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 1210 रुपए रखा है। मैक्वेरी के अनुसार इस तरह के मुद्दे बैंकों की इंटरनल प्रोसेस और अनुपालन की मजबूती पर सवाल उठाते हैं, और इसके अलावा उसका मानना है कि यह सीईओ के कार्यकाल में कम विस्तार और 3 साल की अपेक्षा के मुकाबले 1 साल यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने एमके ग्लोबल ने इंसन बैंक को उसकी पिछली रेटिंग खरीदने से घटा करके जोड़ो कर दिया है और इसके टारगेट प्राइस को 22% घटा करके 875 रुपए कर दिया है। तो एमके ग्लोबल ब्रोकरेज की माने तो यह इसके टारगेट प्राइस 875 रुपए बता रहे हैं। नुवामा का मानना है कि इंसन बैंक की जो विश्वसनीयता है इसकी आय पर असर पड़ने की संभावना है। ब्रोकरेज हाउस ने बैंक की रेटिंग को पहले ही होल्ड रेटिंग से घटा करके कम कर दिया है, यानी कि नुवामा ने इसकी जो रेटिंग थी इसको होल्ड की रेटिंग दे रखा था, अब उसको घटा करके कम कर दिया है और कीमत लक्ष्य को घटा करके 750 रुपए कर दिया है। तो नुवामा हमें इसके टारगेट प्राइस और भी नीचे बताते हुए नजर आ रहे हैं, और डीएम कैपिटल ने भी स्टॉक पर जो अपनी पहले की खरीद की रेटिंग थी इसको घटा करके न्यूट्रल कर दिया है और स्टॉक पर अपने मूल्य लक्ष्य को पहले 1200 रुपए से घटा करके 920 रुपए कर दिया है। इसने हालांकि बैंक का जो मूल्यांकन है यह सस्ता बताया, लेकिन चल रहे मुद्दों को देखते हुए वह भी कोई आकर्षक मामला नहीं बनाते हैं। मोतीलाल ओसवाल की ओर से एक और डाउनग्रेड आया है जिससे स्टॉक को न्यूट्रल में डाउनग्रेड कर दिया है और इसके मूल्य लक्ष्य को पहले 1100 से घटा करके 925 रुपए कर दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें तो इसके करंट लेवल से अभी भी हमें इसकी जो टारगेट प्राइस है वह अभी एक्सपर्ट की तरफ से ऊपर ही देखने को मिल रहा है, तो जो कि आपके लिए एक जरूर पॉजिटिव हो सकता है। और फ्रेंड्स मैं आपको अगर पर्सनली बताऊं तो स्टॉक से जुड़ी हुई जो खबरें हैं ये अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, और ऐसे में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ PwC की रिपोर्ट की माने तो यह 2 से 3 हफ्ते के बीच हमें आती हुई देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा अभी आप जल्दीबाजी में कोई भी गलत डिसीजन लेने से बचे, थोड़ा समय दें और पहले स्टॉक में जो खबरें या घटनाक्रम हमें चल रहा है इसको शांत होने दें और स्टॉक से जुड़ी हुई या बैंक से जुड़ी हुई कोई पॉजिटिव खबर का इंतजार करें। जैसे ही हमें इनकी जो यह मिसमैच डिटेल्स है पूरी तरह से आती हुई देखने को मिलेगी या मिसमैच अमाउंट का खुलासा होता हुआ देखने को मिलेगा, तब आप जाकर के इस स्टॉक पर कोई अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। आशा करता हूं आपको इंसन बैंक में गिरावट के पीछे जो घटनाक्रम है इसके बारे में पता चल गया होगा और आपको क्या आगे देखने को मिल सकता है इसके बारे में पता चल गया होगा। और जो एक्सपर्ट या बात करें प्रमोटर्स ग्रुप या कंपनी के सीईओ की तरफ से जो हमें स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिल रहे हैं यह भी आपको अच्छी तरह से पता चल गए होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।